टाइम पे, और जहां पे हमारी आर्थिक स्थिति अभी इस लायक नहीं है, शून्य पर पहुंच गई है, विकास कुछ है नहीं और आर्थिक तंगी से जूझते हुए नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के अंदर कल माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नई इमारत बनाने के लिए भूमि पूजन किया है और ये इमारत नए पार्लियामेंट के रूम में देखी जाएगी। नए पार्लियामेंट के रूम में बनाई जा रही है। हमारे बीच में समाज सेविका विमलेश बोस जी, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस समय जो बिल्डिंग बनाई जा रही है आपका क्या मानना है, देश का क्या मानना है। विमलेश बोस जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विमलेश बोस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है वो ऐसी आर्थिक स्थिति उसकी नहीं है कि वो इतनी बड़ी ये बिल्डिंग पार्लियामेंट जो बनाने की इन्होंने जो भूमि पूजन किया है उसको बनाने के लिए मतलब उचित टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये देश है इस टाइम कोरोना के चलते हुए इतनी महामारी से जूझ रहा है। कितने लोगों के घर परिवार उजड़ गए हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से इस महामारी ने उनकी कमर ही तोड़ के रख दी है। ऊपर से किसान का भी जो इन्होंने 3 जो ये कानून ला करके बची कुची वो भी उनकी जो शक्ति एकदम ध्वस्त कर दी है। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी हठधर्मी कर बैठे हैं कि जिसका कोई मतलब आदि और अंत नहीं है, तो उस के चलते अगर इन्होंने एक हट पकड़ ली है कि मुझे ये पार्लियामेंट बनाना है, तो मेरा ये मानना है कि जब इन्होंने ये पार्लियामेंट बनाना ही है, हमारे पास पहले से ही एक तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी इस भुखमरी के टाइम पे और जहाँ पे हमारी आर्थिक स्थिति अभी इस लायक नहीं है, शून्य पर पहुंच गई है, विकास कुछ है नहीं और आर्थिक तंगी से जूझते हुए जवानों को और जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों या विदेशों के आए हुए हों, जो भी हैं हमारे पास में, उन सब की आर्थिक स्थिति इस टाइम बहुत खराब है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति भले ही अच्छी हो सकती है, अन्य किसी की मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो इन्होंने जो एक ये हठधर्मी पकड़ी हुई है, अगर ये पार्लियामेंट बना ही रहे हैं तो हमारे किसी ऐसे एक महापुरुष के ऊपर नाम होना चाहिए जिसने देश विदेश और सब में उसकी अच्छी पहचान हो, जिसने कुछ किया हो। तो ऐसे व्यक्ति का नाम वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम के साथ साथ विदेशों में पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, हमारे भारत का नाम ऊंचा किया है। भारत को संविधान लिखने के साथ साथ पूरे विश्व को एक इतना अच्छा संविधान दिया है जो कोई नहीं दे पाया, चाहे वो नेहरू परिवार रहा हो, चाहे वो ये अन्य मतलब कोई भी परिवार रहा हो, वो भी ये सब नहीं कर पाए थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने किया था। तो ऐसे महामानव के नाम पर ही हमारे इस पार्लियामेंट का नाम रखा जाए और मैं और सभी लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि वो भी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ये अपने अपने लेटर पैड पर ये लिख कर दें कि भाई हमें ये नाम बहुत ही अच्छा है, सुझाव दें और उसमें बताएं कि इससे अच्छा नाम दूसरा नहीं हो सकता है। तो हमारे जो अगर इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी मानते हैं और इसमें सभी एग्री होते हैं, तो इसके साथ साथ पूरे विश्व में के जो नेता अभिनेता या जो भी जनता जनार्दन है वो इनका बहुत ही सम्मान करेगी, पूरे विश्व में इनकी एक और अच्छी पहचान बनेगी। तो जिसके चलते मैं सभी अपने भाइयों से, बहनों से, सभी कार्यकर्ताओं से, सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी अपनी संस्थाओं से आगे बढ़ करके और जो प्रधानमंत्री जी के नाम के लिए जो पत्र अधिक से अधिक उनके पास में भेजें, जिससे कि बाबा साहब के नाम पर इस पार्लियामेंट का नाम रखा जाए। और मैं मान्यवर जो उदित राज जी हैं
उनकी जो ये पहल है इसके लिए भी मैं उनका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक अच्छी पहल की है। हमारे जो समाज में अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हमारे भारत का संविधान कोई भी नहीं लिख सकता था, और होता भी तो उसमें कभी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। जो पूरे विश्व की महिलाएं या हमारे भारत की महिलाएं तो सम्मिलित हैं ही, जो कि नारी के मुक्तिदाता कहे जाते हैं, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब हैं, जिन्होंने एक नारी को हर तरह से सारे सम्मान दिलवाए। उनकी जो परेशानियां थी, जो उन पर अत्याचार किए जाते थे, उन सब से जो छुटकारा दिलवाया है संपूर्ण भारत को, वो इन्हीं महामानव के द्वारा दिलवाया गया। तो आप सभी से मैं माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से फिर से एक बार पुनः ये अपील करती हूँ कि उनके लिए अधिक से अधिक लेटर पैड पर लिखकर इस नाम के लिए सुझाव दें और उस पर प्रधानमंत्री जी समर्थन करें, तो उनका बहुत बहुत आभार होगा। हम भी उनके लिए आभार प्रकट करेंगे। तो मेरा बस इतना ही प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है। पूरा नाम बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। मैं फिर से एक बार जो नाम होना चाहिए पार्लियामेंट का, उसे एक बार फिर से दोहराती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम पर ही इसका नाम रखा जाए। ये सुझाव हम सभी भारतवासियों को अपने अपने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को देने चाहिए लिखकर। तो मैं अपने समाज में जितनी भी अभी तक परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं कोरोना के चलते हुए, उसी के आधार पर मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जनता की भी परेशानी को देखे, ना कि वो और तरीके से जो जनता को गुमराह करने का कोई रास्ता दूसरा निकाले, क्योंकि हमारी एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी खड़ी कर देते हैं। तो इन सब चीजों से इंसान लड़ेगा या खाने की, घर की, बच्चों की, अपनी व्यवस्थाओं को देखेगा। तो ये सब सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी जरा ये सोचिए, घर गृहस्थी के लोगों का किस तरीके से आवागमन होता है और किस तरह से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीता है। रोज आए दिन कुछ ना कुछ नई एक समस्या का हम समाधान ढूंढ नहीं पाते हैं और नई दूसरी समस्या सामने आ जाती है। तो कैसे हम रोज इस जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। देखिएगा, जिस तरीके से बिमलेश जी ने विस्तार से बताया कि आज पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, और आज देश की जो जीडीपी है वो माइनस में जा रही है, तो इतनी बड़ी लागत से जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, इमारत बनाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में क्या आया? चलो ठीक है, जो भी आया हो, लेकिन बिमलेश जी का कहना है कि इस बिल्डिंग का नाम ऐसे किसी महापुरुष के नाम से रखा जाना चाहिए जिसने भारत व पूरे विश्व के अंदर काम किया हो, न कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम से रखा जाए जिसने देश की आज़ादी व देश के लिए किसी ने कुछ नहीं करा है। तो जो उदित राज जी ने पहल की है उसका ये सम्मान कर रहे हैं, और अच्छा है कि बिल्डिंग जो बनाई जा रही है ठीक है बनाए, लेकिन उसका ऐसे महापुरुष के नाम से रखा जाए जिस महापुरुष ने इस देश व विश्व के लिए काम किया है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, गाजियाबाद से। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के अंदर, और हम बात करते हैं कि अन्नदाता, इस भारतवर्ष का अन्नदाता रोडों पर है। रोडों पे उनकी जिंदगी गुजर रही है, खेतों में गुजरती थी और आज रोड पे गुजर रही है। सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही है। हमारे बीच में समाज सेविका बिमलेश बोध जी हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन को किस तरीके से वो देख रहे हैं। बिमलेश बोध जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं किसानों की समस्या को कुछ हद तक जानती हूँ, क्योंकि मैं भी किसान की ही बेटी भी हूँ और दूसरी तरफ किसान परिवार में ही मेरी शादी भी हुई है। तो किसान की जो परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो इन्होंने ये 3 जो कानून बना दिए हैं। इससे पहले भी मैंने देखा है कि जो किसान है वो बेचारा अपने खेती से ही घर परिवार चलाता है। ब्याह शादी, पढ़ाना लिखाना, लेना देना, सारी चीजें सब किसान उसी में से करता है।
और किसान की अगर किसी कारणवश फसल को कीड़ा लग जाए या उसमें पानी समय पर ना दिया जाए या उसकी जो खेती में किसी भी तरीके से बाढ़ आ जाए तो उसकी जो फसल है या किसी कारण से आग लग जाए तो वो किसान फिर उभर नहीं पाता है। उस साल उसकी जो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, जबकि वो रातों रात जाग करके उसको बोता है, सींचता है, फिर उसके बाद उसकी कटाई का वक्त भी आता है और किसी कारणवश फसल बर्बाद हुई तो उसका मतलब आत्महत्या तक करने का वो सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे पूरे साल बच्चों को पालेगा। तो कम से कम एक समय में ये था कि जो हमारा संविधान था उसके द्वारा उनको जो खाने पीने के लिए जो राशन पानी की व्यवस्था थी वो हो या ना हो, लेकिन जो कर्ज लेकर के वो किसान खेती करता है तो वो माफ हो जाया करता था या उसको बहुत ही कम कर लगा दिया जाता था। तो अब जो वो समस्या है उनकी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्कूल कॉलेज है उनमें फीस इतनी ज्यादा हो गई है, खाने की जो समस्या है वो दिन पर दिन ऐसी हो गई है कि अब इस कोरोना काल में उन लोगों ने ठीक से ना तो जो फसल हुई है ना उनके पास में कुछ दूसरा रास्ता है, फसल के अलावा उन पर कोई कमाई का जरिया नहीं है। तो हमारी जो ये सरकार है इसने अब ऐसे में जो ये 3 कानून ला करके किसान की कमर ही तोड़ दी है। क्योंकि वो कानून में ऐसा है कि आगे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने जो नोटबंदी की, उसके बाद में फिर इन्होंने जीएसटी लगा दी, उसके बाद में फिर इन्होंने जो 370 धारा लगा दी, फिर इन्होंने जो वो 3 तलाक वाली जो वो उसका जो बीच में मुद्दा ले दिया। इसी के बीच में इन्होंने फिर जो ये कोरोना की समस्या आ गई, कोरोना के बीच में इन्होंने राम मंदिर व जैसी चीजें और जगह जगह कार्यालय बनवाए, इनके सारे काम होते रहे। विमलेश जी, हम सीधा सीधा किसानों पे आते हैं कि जो आपने जो गिनाई है तो एक समस्या बन के आई है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि जो सरकार है या सरकार के नेता हैं इन किसानों को कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, इनको गुमराह करके यहाँ बिठाया हुआ है। ये जैसे मोदी जी ने जिस टाइम पे जो ये बुर्के 3 तलाक का जो सवाल उठाया था उसमें भी इन्होंने ये अलग से जो नकली बुर्का वगैरह बना के और उसको जो अपनी तरफ से ही उन्होंने 3 तलाक का समर्थन देके दिखा दिया। इसी तरीके से अभी किसान धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, किसान ने जो हमारी शर्तें मान ली हैं उनमें जो उन्होंने समर्थन दे दिया है कि हम इसको मानने के लिए तैयार हैं, वो सब नकली किसान है जिन्होंने अपनी तरफ से नकली उनको मिला लिया है कि भाई आप इस तरह से जो यहाँ पे बोलिए। लेकिन किसान अपनी इन तीनों कानून की लिए वो भी जिद पर अड़ा हुआ है और जो ये मोदी जी हैं इन्होंने भी हट पकड़ी हुई है कि हम किसान को इस कानून से मुक्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? कम से कम आप उसकी किसान की खेती है, जब आपने कानून बनाए थे क्या उन किसानों से पूछा था कि उस अन्नदाता के पास कभी भी आप जिले में गए हो, एक एक जिले में जाके पूछा हो या एक एक जिले के व्यक्ति को बुलाकर आपने ये पूछा कि आपकी क्या मर्जी है इसमें? तब आपने नहीं पूछा तो आप अपनी मर्जी से कैसे उनके ऊपर ये तीनों कानून लाद सकते हैं? तो मेरा आपसे फिर से यही आग्रह है कि आप उन तीनों कानूनों को वापस लें और किसान की समस्या को समझें, क्योंकि अन्नदाता अगर वो भूखा रहेगा या अन्नदाता के साथ कोई समस्या आती है तो ये हमारे भारत की सबसे ज्यादा बुराई का कारण बनेगा, क्योंकि अन्नदाता ही भारत को शीर्ष पर ले जाता है, वही सबका पेट भरता है। उसी से जो सब आप जो निर्यात करते हो और दूसरी चीजें आयात करते हो वो सब इसी किसान की ही चीजें होती हैं। कोई भी किसान के ही बच्चे सीमा पर हैं, किसान के बच्चे हर जगह पर आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ये नेता बैठे हुए हैं, जो सांसद बैठे हुए हैं, क्या इनके किसी के भी एक भी बच्चे सांसद पे ऑर्डर पे हैं? कभी उन्होंने किसी के दुख का जो ये पूछा है? जब उनकी जो ये सीमा पे बॉर्डर पे कोई अधिकारी नहीं है तो कैसे जो जानेंगे कि क्या दुख होता है? तो मैं अपने किसान भाइयों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे किसान हैं उनकी परेशानियों को समझें। जो अन्नदाता है अगर वो अन्न नहीं उगाएगा तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, जो ये संसद में बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब क्या खाएंगे? थोड़े दिन तो ये फास्ट फूड खाकर रह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये अन्न खा करके बिना अन्न के नहीं रह पाएंगे। अन्न इनको खाना ही पड़ेगा। और जब ये सत्ता में नहीं थे तब इनकी स्थिति क्या थी? इन लोगों को तो मेहनत करनी आती ही नहीं है।
ये केवल दूसरों को मूर्ख बना करके और उसी से अपना जो जीवन यापन लूटपाट करके ये एक तरह के लुटेरे हैं। ये कभी भी जो हमारे यहाँ का मूल निवासी है, किसान है, उसकी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन्हें क्यों नहीं समर्थन देने के लिए जो अभी तक होश आ रहा है? जी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि, और मैं फिर आपको पुराने लेके जाऊंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी। उस समय मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिखाती थी कि भाई जो आप जो ये विधेयक ला रहे हो, आप ये जो बिल ला रहे हो, ये बिल ठीक नहीं है, इससे किसानों पर बुरा असर पड़ेगा, इस पर आम जनता पर असर पड़ेगा। आज उसी बिल को भारतीय जनता पार्टी वो लागू कर दिया गया है। तो स्मृति ईरानी आज चूड़ियां क्यों नहीं हिला रही हैं? ये सब इनकी आपस की मिली भगत है। स्मृति ईरानी ने जो ये अभी अमेठी में भी थी तो वहां पे इनकी डिग्री नहीं होते हुए भी इनकी डिग्री दिखाई गई। और ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये सब जो भी चाहते हैं सोच लेते हैं और एक खिलौने की तरह से उसे पेश कर देते हैं। जनता उसमें सफर कर रही है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता का जो टैक्स का पैसा होता है, जो जनता अपनी इतनी मेहनत से उसको जो टैक्स भरती है, जीएसटी जो इन्होंने लगाया है, वो सारा पैसा ये लोग मौज मस्ती में निकाल रहे हैं और जनता बेचारी पिस रही है। जिस तरीके से ये जो बिल लाए हैं और किसान कहते हैं भाई हम आपके बिलों से मंजूरी कर लेंगे, लेकिन जो एमएसपी है इसको आप सरकारी दर्जा दे दो, ना तो कोई इससे ज्यादा खरीदेगा ना इससे कम खरीदेगा। लेकिन सरकार उस पर भी अड़ियल है, क्योंकि जो नरेंद्र तोमर जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं हम एक पल भी नहीं पीछे लगेंगे। कि भाई क्या चाहते हो आप लोग? अब इसमें तो मंत्री जी ने जो ये कह दिया है, तो इसमें इनको ये तीनों जो किसान के लिए इन्होंने कानून बनाए हैं उनको वापस लें और एमएसपी का जो इन्होंने बनाया वो दे देना चाहिए, क्योंकि किसान इसी पर निर्भर है और इसके बगैर इसके पास कोई दूसरी आमदनी नहीं है। उसी से उसका जो घर परिवार और समाज में उठना बैठना सब चीजें उसी से चलता है। लेकिन बिमलेश जी आप कहिए दे देना चाहिए, लेकिन देश के अंदर आज सेना भी इन्होंने बुला ली है। सेना के ट्रक आ रहे हैं, पूरी दिल्ली राजधानी को पूरा छावनी बना दिया है, चारों तरफ से घेर रखी है और सरकार इस मोर्चे पे अड़ी हुई है और किसान आज ठंड के अंदर बैठा है। किसान आज रोड पे ही खाना खा रहा है, रात्रि में उन पर पानी बरसा जा रहा है, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। आज देश के किसान के साथ में ये हालत है। इस इतनी खराब हालत को देखने के बाद भी अगर हमारे प्रधानमंत्री अपनी सोच को नहीं बदलते हैं तो ये साबित होता है कि जो ये 9 व्यक्तियों का ही भारत बन के रह जाना चाहिए। ऐसी सोच उनकी हो गई है कि अब कोई किसान आगे ना आए, कोई किसान जो अपनी खेती करता है वो खेती से भी वंचित हो जाए और सब कुछ अडानी अंबानी ग्रुप जैसे इन्हीं के हाथ में चला जाए। तो ऐसा जनता अभी तक तो जागरूक नहीं हुई थी, लेकिन अब इनके वार पे वार होते चले जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जियो सिम लेके आए, तो जियो सिम जो थी पहले इन्होंने फ्री दे दी 1 साल के लिए जी। उसके बाद फिर इन्होंने जो उसका 150, फिर 250, फिर 350, फिर 550, अब इस तरीके से उस पर इतने चार्ज इन्होंने लगा दिए। सेम उसी तरीके से जैसे इन्होंने जियो सिम का किया है वही हाल ये खेती का कर देंगे। अभी तो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी पे हम ये कर देंगे, हम इतना दे रहे हैं, किसान को खुश हो जाना चाहिए। लेकिन ये जैसे जैसे समय गुजरेगा किसान की सारी भूमि अपने अंडर में कर लेंगे और उसको फिर किसान चाह कर भी वापस नहीं ले पाएगा। किसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक खेती ही हथियार है जिसके द्वारा वो पूरे परिवार को पालता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। और जिन लोगों ने कर्जे लिए हैं वो जैसे कि कभी दादा ने लिया, दादा की जगह बेटे ने चुकाया, बेटे की जगह पोते ने चुकाया और पोते की जगह जो अब स्थिति चल रही है वो भी उसका पूरा नहीं चुका पा रहा है। तो किसान हर तरफ से चारों तरफ से मारा जा रहा है। बिमले जी चलते चलते जिस तरीके से आंदोलन के अंदर सारे लोग आ रहे हैं और अब देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पे है, आप लोगों ने भी समर्थन दिया है, क्या आप लोगों का और कैसा समर्थन रहेगा? हम अभी भी जैसे धरने पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, तो जब जब हमें जरूरत लगेगी टाइम निकाल के अपने घर के सब काम हमें निपटाने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, बुजुर्गों को देखना होता है, फिर अपने जो उसके बाद में हम भाइयों की तरफ भी पूरी जो जानकारी लेते रहते हैं।
और उसमें जब जब हमें जरूरत पड़ेगी हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाके भाइयों के साथ समर्थन देंगे और उनकी जो परेशानियां हैं उसमें हम भागीदार बनेंगे। और वो उनकी समस्या नहीं, हमारी समस्या है, क्योंकि हम भी खेती से जुड़े हुए हैं और खेती नहीं होगी तो हम आगे बच्चों को कैसे अपने पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको आगे लेकर के जाएंगे, आगे उनका भविष्य कैसा होगा वो निर्धारित करती है खेती। बिमले, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने, जो किसान यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम 12 तारीख को सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर 14 तारीख को जितने भी देश के अंदर टोल टैक्स है उनको हम फ्री करेंगे। तो आपका क्या मानना है कि जो ये आंदोलन में अगर किसान की बात नहीं मानी जाती है तो आगे का कदम क्या रहेगा? पहली बात तो इनको जब तक 14 तारीख तक ये बात मान लेनी चाहिए सरकार को, उसमें इन्हीं की भलाई है। और अगर ये नहीं मानते हैं तो इन्हीं की पूरे विश्व में भी बेइज्जती तो हो ही रही है, क्योंकि ये किसान जो एक अन्नदाता है, जो इनका पेट भरता है, आज उसी को ये खून के आंसू रुला रहे हैं। और उसी की जो ये दुख की घड़ी है उसको केवल किसान समझ सकता है या जो किसान रहे हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नहीं समझ रहे हैं और वो इसको ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मरता है तो किसान मरे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए कि हमेशा वो सत्ता में नहीं रहेगा, एक ना एक दिन परिवर्तन होगा, सत्ता गिरेगी। और ये हो सकता है अगर इन्होंने मांग नहीं मानी तो जैसे हमारे उधम सिंह एक महान पुरुष हुए थे, ऐसे ही उधम सिंह एक मरता है तो 100 पैदा होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई और एक के जाने के बाद में उन्हीं का इतिहास पढ़ के एक की जगह 100 क्या 1000 पैदा हो जाएं, तब ये क्या करेंगे? तो ऐसी मजबूरी नहीं आनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों को याद करके और फिर हमें भी वो कदम हमारे जो और भाइयों को उठाना पड़ जाए। तो इस स्थिति से बचा रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.